हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे BE VAE 181 के कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम फरवरी 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था इस सब्जेक्ट का, उसमें जो क्वेश्चन आए हुए थे वो ऑप्शन टाइप आए हुए थे। तो मैं यहाँ ऑप्शन टाइप क्वेश्चन ही लेकर आई हूँ कुछ, और उन्हें डिटेल से समझाने की भी मैंने यहाँ कोशिश की है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा कार्बन चक्रण में योगदान देता है। तो कार्बन चक्रण में कौन सा, इनमें से एक ऑप्शन है, चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। वैसे तो इसका उत्तर उपयुक्त सभी यहाँ पर दे रखा है, लेकिन हम एक एक करके सभी ऑप्शन को देखते हैं। श्वसन, प्रकाश संश्लेषण और जीवाश्म ईंधन। श्वसन में क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस का चक्रण हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। जब भी जीव जो है ब्रीथ ले रहे होते हैं, सांस ले रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन लेते हैं सांस के द्वारा, और जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड का ऐसे चक्रण चल रहा है। फिर प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ये क्या हुआ, ये कार्बन चक्र हुआ। ठीक है। और जीवाश्म ईंधन का दहन, दहन यानी जब वो जलते हैं, तो जीवाश्म ईंधन में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। तो यहाँ से भी जो क्या होता है, कार्बन चक्रण में ये योगदान देता है। तो आंसर क्या हुआ? उपयुक्त सभी, यानी कि श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, जीवाश्म ईंधन दहन, ये सभी क्या करते हैं, कार्बन चक्रण में अपना योगदान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार रेगिस्तान में कैलोटिस और यूरोमेटिक्स किन जंतुओं के परभक्षी हैं? परभक्षी क्या होते हैं? जो एक जीव दूसरे जीव को खाता है, वो खाने वाला जीव कौन सा हो गया? परभक्षी हो गया। तो ये दोनों परभक्षी किस जंतुओं को खाते हैं? रेगिस्तानी टिड्डी को खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, आग है आपका, एक डेट्रिटस या अपरद आहार श्रृंखला आरंभ होती है। तो इसका आंसर जानने से पहले हम इसे पढ़ लेते हैं कि ये आहार श्रृंखला क्या है। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। आहार श्रृंखला, जो आहार श्रृंखला है वो जीवों की कड़ियों को एक ऐसे रेखीय क्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें कोई जीव अगले जीव के लिए भोजन बन जाता है। जैसे इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि ये घास है, कोई घास है, उसे बकरी खा रही है, और बकरी से फिर बकरी को शेर खा जाता है। इस तरह से ये एक आहार श्रृंखला बन जाती है। तो ये आपने कई बार पढ़ा भी होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। तो ये आहार श्रृंखला जो है दो प्रकार की बताई गई है, दो प्रकार की। सबसे पहली आहार श्रृंखला तो है चरागाह वाली खाद्य श्रृंखलाएं। ये हरे पौधों से आरंभ होती है। जो ये अभी मैंने एग्जाम्पल दिया है, घास को बकरी खा रही है और बकरी को शेर खा रहा है, तो ये हरे पौधे से आरंभ हो रही है, जो शाकाहारी और मांसाहारी जंतुओं के लिए खाद्य उत्पन्न करते हैं। नंबर 2 पे आ जाती है आपकी अप्रद खाद्य श्रृंखला। ये श्रृंखलाएं मृत कार्बनिक पदार्थों और मृत जीवों से आरंभ होती है। ये घास से या हरे पेड़ पौधों से आरंभ नहीं होती है। ये मृत कार्बनिक पदार्थ हो कोई भी, और मृत जीव हो, उनसे आरंभ होती है, और जो प्रोटोजोन और मांसाहारी जंतुओं के लिए भोजन उत्पन्न करते हैं। अतिरिक्त खाद्य श्रृंखला, अतिरिक्त खाद्य श्रृंखला जो होती है परपोषी होती है, और ये रेखिक समीकरण नहीं होता है। रेखिक समीकरण क्या होता है कि घास को बकरी ने खा लिया और बकरी को शेर ने खा लिया, जो एक रेखा में चल रहा है। लेकिन जो अतिरिक्त खाद्य श्रृंखलाएं होती है वो एक जाल बना देती है, और जो ये जाल जो होता है एक दूसरे पर संयोजित होता है। मान लीजिए घास को टिड्डी ने खाया, टिड्डी को मेंढक ने खाया, मेंढक को सांप ने खा लिया और सांप को गिद्ध ने खा लिया। यहाँ सांप को गिद्ध के खाने के बजाय मोर भी खा सकता है। इस तरह से जो ये श्रृंखला है एक जाल सा बना लेती है। इसमें कई जो जीव हैं वो शामिल हो सकते हैं। परजीवी आहार श्रृंखला, परजीवी आहार श्रृंखला क्या होती है? ये हरे पौधों से आरंभ होकर के परजीवी या शाक भक्षियों तक चली जाती है। इसमें परजीवी, जिनको परजीवी खाते हैं, परजीवी, परजीवी आहार श्रृंखला का अंत परजीवी पर होता है। शुरू की कहाँ से होती है? हरे पौधों से शुरू होती है, और इनका अंत किस पर हो जाता है? परजीवी पर हो जाता है, जो परभक्षियों के विपरीत परपोषी को नहीं मारते हैं। ठीक है। तो आइए हम अपना प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या था? प्रश्न हमारा ये था कि जो
अपरद आहार श्रृंखलाएं आरंभ होती है वो कहाँ से आरंभ होती है? हमने पढ़ा, दोबारा वो चलते हैं उसी डिटेल पर। हाँ, आहार श्रृंखलाएं दो प्रकार की होती है। जो अपरद खाद्य श्रृंखलाएं होती है जो मृत कार्बनिक पदार्थ और मृत जीवों से आरंभ होती है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपको समझ आ जाएगा अपरद आहार श्रृंखला कहाँ से प्रारंभ होती है। जो अपक्षयी कार्बनिक पदार्थ से, जो कार्बनिक पदार्थ है, चाहे वो मृत जीव हो या कार्बनिक पदार्थ हो। यहाँ पे अगर कार्बनिक पदार्थ की जगह मृत जीवी आ जाता तो आपको आंसर क्या देना था? मृत जीवी देना था। और अब यहाँ क्या आया हुआ है? कार्बनिक पदार्थ। तो आप अब अक्षय कार्बनिक पदार्थ इसका आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में कौन से रुद्ध जलागार पाए जाते हैं? तो यहाँ ऑप्शन में ऑन स्टेम, ऑफ स्टेम, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं कि भारत में कौन से रुद्ध जलागार पाए जाते हैं। एल11 जलीय पारितंत्र में पारितंत्र को दो भागों में बांटा गया है। ये क्वेश्चन आ सकता है। तो दो भाग कौन कौन से हैं? सरों और सरित। सरों को आप समझ लो खड़ा पानी जहाँ रहता है, ऐसे स्रोत जहाँ पानी खड़ा रहता है, बहता नहीं है। और सरित जहाँ पानी जो है बहता है। ठीक है। और इन दोनों ही प्रकार में कौन से जलीय स्तर आते हैं? झीलें, जो खड़ा रहता है पानी, और रुद्ध जलागार। रुद्ध जलागार कौन से होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर इनको दो भागों में बांटा जा सकता है, ऑफ स्टेम और ऑन स्टेम। ऑन स्टेम जलाशय जो होते हैं उच्च भूमि क्षेत्रों में होते हैं, और ऑफ स्टेम जलाशय नदी या भूमिगत स्रोत से कुछ दूरी तक पानी को पंप करके निम्न भूमि बनाए गए जलाशय होते हैं। ठीक है। रुद्ध जलागार एक तरह से तालाब बना लो, तालाब की तरह ही होते हैं, पानी खड़ा रहता है, यहाँ रुद्ध खड़ा रहना। ठीक है। और चलिए अपने क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था भारत में कौन से रुद्ध जलागार पाए जाते हैं? तो ऑन स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम दोनों नहीं पाए जाते। ऑन स्ट्रीम बनाए जाते हैं जो उच्च भूमिगत क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 4। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जल में ई क्लोई की उपस्थिति की पहचान व उसकी गणना में प्रयुक्त तकनीक कौन सी होती है? तो ये तकनीक होती है आपकी सर्वाधिक संभाव्य संख्या MPN। इसे आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है आपका उत्पादक कौन से होते हैं? इन जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से उत्पादक क्या होते हैं? आहार श्रृंखला के आरंभ में होते हैं, बिल्कुल होते हैं। आहार श्रृंखला जो है ज़्यादातर हरे पौधों से, पादप से स्टार्ट होती है। तो आहार श्रृंखला के आरंभ में हो गए, उत्पादक होते हैं। और पारिस्थितिक पिरामिड की तली में होता है, और एक सबपोषी होता है, बिल्कुल होता है। पौधे जो होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है। और आहार श्रृंखला के आरंभ में भी होते हैं। और रह गई या पिरामिड वाली बात, तो पिरामिड कुछ इस तरह का होता है, इस तरह से। जो ये पहले नंबर पे कौन से आते हैं? आहार श्रृंखला कहाँ से आरंभ होती है? पौधों से आरंभ होती है। और पौधों से आरंभ होती है, उसके बाद इनकी संख्या इस तरफ ऊपर की तरफ चलती है। जैसे लास्ट में शेर रह जाता है, शेर को कोई नहीं खाता है। ठीक है। लास्ट में जो रह जाता है वो यहाँ आते हैं। ठीक है। और जो पौधे होते हैं वो तली में आते हैं, और ये सबपोषी भी होते हैं। तो इसका आंसर क्या रह गया आपका? उत्पादक होते हैं। हाँ, सब उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजाति क्या कहलाती है? तो किसी एक क्षेत्र में, विशिष्ट क्षेत्र में पाई जाने वाली जो जाति होती है वो स्थानिक कहलाती है। क्या कहलाती है? स्थानिक कहलाती है, जो एक विशिष्ट क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूगोलिक घटनाओं के कारण महासागर में बनने वाली लहरें इस घटना को जन्म देती है। भूगोलिक घटनाओं के कारण कौन सी बन जाती है आपकी जो घटना होती है? सुनामी आती है भूगोलिक घटनाओं के कारण। ज्वार जो होता है, ज्वार भाटा होता है, जो वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, पूर्णमासी की या अमावस्या की रात को। और यहाँ पे सुनामी आ जाते हैं। भूगोलिक जो घटनाओं के कारण महासागर में लहरें बनती हैं वो सुनामी के कारण बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, निम्न में दुर्लभ जो अम्ल है वो कौन सा है? कार्बनिक अम्ल है जो दुर्लभ है, दुर्बल है, कमजोर है, कार्बनिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धारा के अनुसार मनुष्य द्वारा किए गए क्रियाकलाप जो हैं वो प्रकृति पर निर्भर रहते हैं? ठीक है। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए फिर से हमें इसकी डिटेल में जाना होगा।
क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसके जितने भी पॉइंट है सभी इम्पोर्टेंट है, तो इसका देख लेते हैं। मानव पर्यावरण संबंध, मानव का और पर्यावरण का संबंध है उसे समझने के लिए तीन जो अभिगम दिए गए हैं, उनमें सबसे पहले आ जाता है आपका निश्चयवाद। निश्चयवाद जो है जर्मनी के भूगोलविद निश्चयवाद जर्मनी के भूगोलविद फ्रेडरिक रेजल ने इस संकल्पना को विकसित किया, किसे, निश्चयवाद को, जिसे बाद में एल्सवर्थ हंटिंगटन द्वारा विस्तारित किया गया था। इस संकल्पना में क्या है कि प्रकृति जो है मनुष्य को नियंत्रित करती है तथा पृथ्वी ने मनुष्य को बनाया है। ठीक है, प्रकृति मनुष्य को नियंत्रित करती है और पृथ्वी ने मनुष्य को बनाया है, यही इसकी कल्पना है और यही निश्चयवाद है जो है माना गया है, और इसे पर्यावरण का निर्धारणवाद भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉइंट संभावनावाद। संभावनावाद फ्रांसीसी इतिहासकार ने ये संकल्पना दी है। ये इतिहासकार कौन से हैं, ल्यूसियन फेवरे, और इन्होंने क्या कहा है कि जो ये संभावनावाद है निश्चयवाद की आलोचना करता है, और संभावनावाद कहता है कि भौतिक पर्यावरण निष्क्रिय होता है और मनुष्य सक्रिय कर्मक के रूप में पर्यावरण संभावनाओं के व्यापक विस्तारों के बीच चयन करने के लिए स्वतंत्र है। इसमें ये कह रहा है, निश्चयवाद में क्या था कि प्रकृति मनुष्य को नियंत्रित करती है, लेकिन ये संभावनावाद कह रहा है कि मनुष्य किसी के द्वारा कंट्रोल में नहीं होता है, बल्कि अपने चयन वो खुद करता है। वो मानव जो है कार्यकलाप के प्रारूप प्राकृतिक ढांचे में प्रचालन कर सकता है। मनुष्य की पहल और गतिशीलता का परिणाम होता है कि प्रकृति में परिवर्तन हो जाता है, ये इस संभावनावाद का मानना है। तीसरा आपका पॉइंट है पर्यावरणवाद अथवा पारिस्थितिक अभिगम। इसमें क्या है कि ये मूल सिद्धांत पर आधारित है। जीव और उसके भौतिक पर्यावरण के बीच तथा पारिस्थितिक तंत्र में जीवों के मध्य परस्पर क्रियाओं का अध्ययन क्या होता है, पारिस्थितिक अध्ययन होता है। तो यह अभिगम क्या बताता है कि मनुष्य को प्रकृति या पर्यावरण के अभिन्न भाग के रूप में वर्णित है, कि मनुष्य जो है प्रकृति या पर्यावरण का भाग है। मनुष्य कौशल और बुद्धिमान होने के कारण प्राकृतिक पर्यावरण को उतना उत्पादक और स्वस्थ बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, और इसमें मेन पॉइंट क्या है कि यह अभिगम प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण और सीमित उपयोग पर बल देने के साथ साथ पारिस्थितिक के कुछ मौलिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए उचित पर्यावरण प्रबंधन कार्यक्रमों, नीतियों और कार्यनीतियों को महत्व देता है। तो जो मानव और पर्यावरण का संबंध है हमने तीन तरह से पढ़ा, 3 पॉइंट पढ़े इसके। निश्चयवाद में क्या होता है, इसका कहना है, निश्चयवाद वालों का कहना है कि जो प्रकृति है मनुष्य को नियंत्रित करती है और पृथ्वी ने मनुष्य को बनाया है। लेकिन संभावनावाद वाले कहते हैं कि मनुष्य को कोई नियंत्रित नहीं कर रहा है, बल्कि मनुष्य जो है मनुष्य के लिए संभावनाएं है, वो प्रकृति का इस्तेमाल कर सकता है, जो प्रकृति या पर्यावरण को इस्तेमाल कर सकता है, उसे बदल सकता है, ये उनका मानना है। ठीक है, चयन कर सकता है, उनका इस्तेमाल कर सकता है, ये मनुष्य को सक्रिय माना है। और तीसरे में पर्यावरणवाद में क्या क्या कहा गया है, इन्होंने कहा है कि जो मनुष्य है अपने कौशल और बुद्धि के अनुसार जो है प्राकृतिक पर्यावरण का फ़ायदा उठा सकता है, उसका उत्पादन कर सकता है और उत्पादक और स्वास्थ्य को बनाए रख सकता है। लेकिन उसे क्या करना होगा, जो इसके सिद्धांत हैं, नीतियाँ हैं और कार्यनीतियों को महत्व देना होगा, उनको मानना होगा। अब हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। जो मेन बात है, किस धारणा के अनुसार मनुष्य द्वारा किए गए क्रियाकलाप प्रकृति पर निर्भर होते हैं। तो प्रकृति पर निर्भर किस में हो गए, निश्चयवाद में क्या पढ़ा था हमने कि जो मनुष्य है प्रकृति पर निर्भर है, प्रकृति मनुष्य को कंट्रोल कर रही है और पृथ्वी ने मनुष्य को बनाया है। जबकि संभावनावाद में हमने क्या पढ़ा था कि मनुष्य सक्रिय है और वो जो है उसे कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, बल्कि वो
अपना कुशलता का प्रयोग करके उत्पादन ले सकता है। और जो संरक्षणवाद और ये सतत विकास जो अलग हो गए। ठीक है। और नेक्स्ट आपका है जैव अपहरण को रोकने के लिए किस अधिनियम में प्रावधान है। तो ये आपका हो जाएगा जैव विविधता अधिनियम 2000। ठीक है, इसे आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटनिस्टा मैंगेटिका किसकी प्रजाति है। तो ये किसकी प्रजाति है, डॉल्फिन की प्रजाति है, डॉल्फिन की प्रजाति है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट लगे मुझे, और मैं ये नहीं कहती कि ये आएंगे सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में, लेकिन इससे जो है हम ये भी नहीं कह सकते कि इनमें से कुछ नहीं आएगा या हमें ये रिवीजन नहीं करने चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकते हैं, तो आपको ये एक बार ज़रूर पढ़ लेने चाहिए, इस वीडियो को देख लेना चाहिए और इसे शेयर भी करिए उनके पास जिनके पास ये सब्जेक्ट है। और नेक्स्ट क्लास तक धन्यवाद।